मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो तो वो 3 बार नाक झाड़े, क्योंकि शैतान उसके नथनों में रात गुजारता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भैंसा में एक मुस्लिम खातून पर जिनसी हमला, अफराद खानदान ने खातियों को ज़दोकोब किया। बाद सियासी पार्टियां खातियों की तायद में एहतजाज पर उतरी। हुज्जाज इकराम की सादत हज के हसूल के बाद वापसी, जिला मुस्तकर पर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अहमद अब्दुल अजीम ने कहा कि सादत हज के बाद हाजी गुनाहों से पाक हो जाता है। इस मकान को मॉडिगेज कर दिया गया। कर्जदार के मकान पर फाइनेंस कंपनी की तहरीर। मुतासिरा शख्स ने बताया कि उसने 20 माह तक किस्तें अदा की और अब माली मुश्किलात का शिकार है। 1996 लेबर एक्ट के तहत मजदूरों के नुमाइंदों को बाइख्तियार सरकारी कमेटी में शामिल किया जाए और लेबर्स के दीगर मसाइल की यकसुई की जाए। बोधन में इजलास से लेबर कायद का खिताब। अब खबरें तफसील से। सादत हज के हसूल के बाद हुज्जाज इकराम की आज जिले में आमद। शहर में 2 अलग मुकामात पर हज सोसाइटियों की जानिब से इनकी वापसी का इंतजाम किया गया और खैर मकदम करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर हुज्जाज इकराम ने अपने तासुरात बयान किए। हुज्जाज इकराम की आज आमद हुई। सादत हज से सरफराज होकर वापस आने वाले हुज्जाज इकराम का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और इनकी गुलपोशी करते हुए इस अजीम सादत के हसूल पर मुबारकबाद दी गई। हाजियों के 2 काफिले अलग अलग लिमरा गार्डन के अलावा एक और शादी खाने पर लाए गए। जिला हज कमेटी और जिला हज सोसाइटी ने इन हाजियों की रवानगी के मुकम्मल इंतजाम करवाए थे और वापसी पर भी इन कमेटियों की जानिब से हैदराबाद से निजामाबाद तक वापसी के इंतजाम किए गए। लिमरा गार्डन पर सदर जिला हज कमेटी मौलाना आबिद कासमी के अलावा जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद, अहमद अब्दुल अजीम और दीगर ने हाजियों का इस्तकबाल किया, जबकि दूसरे शादी खाने में हज सोसाइटी की जानिब से सदर जिला हज कमेटी मौलाना इस्माइल आरिफ, मौलाना समीउल्लाह, अजहर फारूकी और दीगर ने हुज्जाज इकराम का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर हुज्जाज इकराम ने अपने तासुरात बयान किए और बताया कि वो इनके तस्वुरात से भी बुलंद था कि वो हरमैन में सादत हज हासिल करेंगे और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का इनको मौका हासिल होगा। उन्होंने कहा कि हज की तकमील के बाद इनको ज़हनी, क़ल्बी और रूहानी ताज़गी व सुकून का एहसास मिला और सबसे ज़्यादा मसरत बारगाह रसूल में हाज़री की सादत से हासिल हुई। मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इनका क़याम और इबादतों की तौफ़ीक़ इनकी ज़िंदगी का सबसे बेशकीमत असासा है, जिसको वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये वो यादगार लम्हात है जो ज़िंदगी की अनमोल सादत है। हुज्जाज इकराम ने सादत हज से सरफराज करने पर बारगाह खुदावंदी में इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बुजुर्ग मजहबी रहनुमा अहमद अब्दुल अजीम ने अपने खिताब में कहा कि सादत हज वाकई अल्लाह की दी गई एक अनमोल सादत है। लोग चाहकर भी हज की सादत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने इनको बुलाने का फैसला किया तो फिर तमाम रास्ते हमवार हो जाते हैं और लोग सादत हज से सरफराज हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सादत हज के बाद हाजी गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह इंसान पैदाइश के वक्त मासूम व बेगुनाह होता है। उन्होंने सादत व एजाज़ के हामिल हाजियों से ख्वाहिश की कि वो अपने इस एजाज़ के तहफ़्फ़ुज़ की उम्र भर हिफाजत करे और इबादतों में कोताही या तातुल क़तई ना होने दें। इस मौके पर हुज्जाज की खिदमत की अब्दुल बारी कायद TRS और अफरोज़ अहमद और दीगर ने सादत हासिल की। ये देखा गया तादाद कम थी, इस वजह से जो कमेटी ऑफ इंडिया जो बहुत अच्छे इंतजाम किए, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे इंतजाम। हाजियों को अंदाज़ा नहीं है, पहली बार जो हज को गए हम लोग समझ रहे हैं कि ये ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन इससे पहले जो हज को गए वो लोगों को मालूम है कि इंतजाम कैसे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजियों को, हिंदुस्तान के पूरे हाजियों को ट्रेन की ट्रेन से ये सहूलत हो जाती, बैठने में आसानी हो जाती और सफ़र भी वो जल्दी तय होता। यानी मीना से अरफात जा रहे हैं जल्दी तय होता सफ़र।
सआदत अल्लाह ने अता फरमाई, इसका और इस नेमत पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम। हम अपनी ज़िंदगी इस नेमत पर सजदा शुक्र में गुजारे तब भी नाकाफ़ी और नामुकम्मल। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नेमत हमको अता फरमाई है। और इसी के साथ साथ जैसे कि उसकी माँ ने अभी जना पूरे गुनाहों से पाक साफ हो करके आगे लौटता है। और आप अपने घर में जब तक कदम नहीं रखते हैं उस वक्त तक जितनी दुआएं आप मांगेंगे वो दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अभी आप घर को नहीं आए, आपके शहर को आए हैं, अभी घर को नहीं आए। घर में दाखिल होने तक, दरवाजे में दाखिल होने से पहले घर के सामने ठहर करके भी जितनी दुआएं आप मांगेंगे ठीक उसी तरह जैसे काबतुल्लाह में ठहर करके आपने दुआएं मांगी है, इस तरह आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपके शहर में, आपके घर में दाखिल होने से पहले घर के बाहर ठहर करके आप दुआएं मांगेंगे तो आपकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसे अदब करना और सहूलत के साथ हज की जाने की सहूलत और इतना सहूलत दे रही है कोई भूल भी नहीं सकते। महकमे डाक को खानगियाने की कोशिश नाकाबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त। मरकजी हुकूमत के अज़ाइम अफसोसनाक। हुकूमत इस फैसले से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। मुख्तलिफ पोस्टल यूनियनों के कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मरकजी हुकूमत से मुतालबा। मरकजी हुकूमत ने एक मनसूबाबंद साजिश के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम पर महकमे डाक को खानगियाने की कोशिश कर रही है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। मरकजी हुकूमत महकमे डाक को खानगियाने के फैसले से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। मोहम्मद मोइनुद्दीन इकबाल, असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी AIPEU NFPI निज़ामाबाद ने उर्दू प्रेस क्लब पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि महकमे डाक को IPPB स्कीम के तहत खानगियाने के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को हैदराबाद में रियासत गिर सतह पर धरना व एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है और 10 अगस्त को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमे डाक के मुलाजमीन कई दौरों से अवाम की बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़िला निज़ामाबाद में 4500 मुलाजमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुल्क गिर सतह पर लाखों मुलाजमीन महकमे डाक से वाबस्ता है। मरकजी BJP हुकूमत महकमे डाक को खानगियाने से इन तमाम मुलाजमीन की हक तलफी होगी। महकमे डाक के मुलाजमीन मरकजी हुकूमत से 20 मुतालिबात किए हैं, जिसमें खानगियाने के फैसले से दस्तबरदारी के अलावा दीगर कई मुतालिबात शामिल है। मोहम्मद मोइनुद्दीन इकबाल ने 21 अगस्त को रियासत गिर सतह पर, 10 अगस्त को मुल्क गिर सतह पर महकमे डाक के तमाम मुलाजमीन की हड़ताल को कामयाब बनाने की तमाम मुलाजमीन यूनियन से अपील की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में T लिम्बाद्री डिवीज़न सेक्रेटरी AIPENFPE निज़ामाबाद, R उत्तम डिवीज़न सेक्रेटरी NUPE निज़ामाबाद, गिरिराजू और दीगर ने खिताब किया। मरकज़ी हुकूमत जो हम मुलाजिमीन पोस्टल के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार की हुई है, जो हुकूमत के खिलाफ हम धरना कर रहे हैं GPO हैदराबाद में, और एक बहुत भारी रैली निकाली जा रही है जो हमारे मुतालबात के लिए, जो उसके अंदर ये अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो भी हैदराबाद में शिरकत कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो ये डिपार्टमेंट को हम जो खिदमत करते हुए आए हैं, जो कोरोना पीरियड में जो कई मुलाजिमीन हमारे जान से हाथ हो बैठे हैं, वो दौर में हम काम करने के बाद भी हमारे साथ ये जालिमाना रवैया इख्तियार किया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, और प्राइवेटाइजेशन करने से कई चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया है। इससे हमारे मुतालिबात ये है कि ये प्राइवेट करने से मुलाजिमीन के जो मुतालिबात है वो हमारे साथ क्या बोलते सौतेला व्यवहार कर रही है हुकूमत। ఈ ప్రెస్ క్లబ్కి మేము రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈరోజు ఏదైతే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు 2 యూనియన్లు కలిసి దేశవ్యాప్తంగా NFP మరియు FNPU P3, P4 అండ్ GDS సంబంధించిన అన్ని యూనియన్లు కలిపి ఈరోజు సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. 10 తారీఖున ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే 20 డిమాండ్ల పైన, మా యొక్క 20 డిమాండ్ల పైన ఈరోజు సమ్మెలకు వెళ్ళడం జరుగుతున్నది.
అలా ముఖ్య డిమాండ్స్ ఏవైతే డిపార్ట్మెంట్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం మెయిన్ ముఖ్య డిమాండ్. దాంతోపాటు దాన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే తపాలా శాఖని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన యొక్క మొండి వైఖరితో ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తూ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఉనికిని ఎలా చేద్దామనుకుంటుందంటే వాళ్ళకు భద్రత లేకుండా చేద్దామని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. ఈరోజు ప్రైవేటైజేషన్ అయితే ఎలా ఉంటుందంటే ఈరోజు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఎవడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, ఈరోజు ఎవడు ముంచేస్తున్నాడు తెలియదు. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో కోట్లు తింటున్నారు. మేము ఆగస్టు 10వ తారీఖు జరిగిన సంఘ విషయంలో ఆల్ ఇండియా జనసేన ప్రిపేర్కు అలాగే సర్కిల్ జీసీఎల్ ప్రిపేర్కు మా 20 డిమాండ్స్ ఒప్పుకోని పక్షంలో ముందే మేము నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విషయంలో ఆగస్టు 10 తారీఖు నాడు హైదరాబాద్లో డాక్టర్ దగ్గర కొన్ని వేల మంది మా కార్మిక సంఘాలతో పాటు ఇతర సంఘ నాయకులు మాకు సంబంధించిన సంఘాలతో కూడా మేము ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా మా డిమాండ్లు ముఖ్యంగా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రైవేట్ చేయకూడదు. అలాగే కరోనా టైంలో మా సోదరులు చనిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగం అసలు కూడా కల్పించాలని డిమాండ్. అట్లాగే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి జీడీఎస్ ఉద్యోగులందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తూ సివిల్ కూడా కల్పించాలి. అలాగే వాళ్ళకి 5 గంటల పని అని చెప్పేసి వేతనాలు ఇస్తూ 8 గంటలు 10 గంటలు పని తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి రెగ్యులర్ చేయాలి. అలాగే మాకు 18 డిఏ ఆపేయడం జరిగింది. మేము కరోనా టైంలో మా తపాలా శాఖలో మా కార్మికులందరం కలిసి కూడా పబ్లిక్ అందరికీ మంచి సేవ చేసినా కూడా మా డిఏ ఆపేయడం జరిగింది. అది కూడా మాకు చెల్లించాలి. भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में एक खातून को जिनसी हरासानी का शिकार बनाने की कोशिश। खातून के अफराद खानदान ने खाती लैब नाज़मीन को ज़दोकोब किया। खातियों को ज़दोकोब करने पर हिंदू तंजीमों का एहतजाज। एक खातून पर हमला करने वाले अफराद की तायद व हिमायत मुआशरे के लिए एक बदनुमा दाग। जिला निर्मल के भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक व माशरे को शर्मसार करने वाला वाकया मंजर आम पर आया। इस सरकारी दवाखाने में एक मुस्लिम खातून इलाज की गर्ज से रुजू हुई। वो भैंसा अवेसी नगर में अपने वालिदैन के पास इलाज की गर्ज से आई थी, लिहाजा उसकी वालदा ने उसको इलाज के लिए सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया। इस दौरान मर्ज की तशखीस के लिए उसके खून की जाँच की ज़रूरत थी, लिहाजा उसको सरकारी दवाखाने के लैब में ले जाया गया। इस लैब में 3 अफराद मौजूद थे जिन्होंने इस खातून की वालदा को बाहर ही खड़ा रहने की हिदायत दी और फिर बंद लैब में इस खातून से 2 अफराद बदतमीजी करने लगे, जबकि एक इनकी हौसला अफजाई कर रहा था। खातून ने जिनसी बदतमीजी के दौरान मज़ाहमत की और फिर भागकर लैब से बाहर आ गई और अपने अफराद खानदान को इस शर्मनाक वाक़ये से वाकिफ करवाया। बरहमी का शिकार इस खातून के अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाने के लैब में आर्जी तौर पर मुलाजिमत करने वाले इन खातियों को ज़दोकोब किया और साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। ये तमाम खाती अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि खातून अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखती थी। जैसे ही इन खातियों को ज़दोकोब करने की इत्तला मिली, कुछ फ़िरक़ा परस्त जमातों ने इस खातून के अफराद ख़ानदान के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया, जिसमें सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स व अमला भी शरीक था। एक सरकारी दवाखाने में जहां अवाम इंतहाई एतमाद के साथ इलाज के लिए रुजू होती है, वहां पर ही इनकी इज्जत पर हमला एक घिनौना ही नहीं बल्कि काबिल तशवीश बात है। अगर इस सरकारी दवाखाने में ख़वातीन की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो फिर इस दवाखाने के आला ओहदेदारान के अलावा महकमे हेल्थ के ज़िम्मेदारान और सियासी कायदीन के माथे पर एक बदनुमा दाग होगा और एक खातून पर जिनसी हमला होने के बाद खातियों की तायद व हिमायत करना भी अफसोसनाक बात है। यहाँ कोई भी खातून वो चाहे किसी भी तबके या मजहब की क्यों ना हो, काबिल एहतराम होती है। अगर कोई ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी के बाद भी खामोश तमाशाई रहता है या फिर मुखालिफत करता है तो उसका फेल अफसोसनाक कहलाए। साथ ही खातियों पर हमला करने की बजाय कानूनी शिकायत लाजमी थी, लेकिन ज़रूरत है कि तमाम ही सियासी जमातें ख़वातीन की हुर्मत के लिए इस खातून के साथ खड़े। क्यों हर घर में बहन बेटी
क्योंकि हर घर में बहन बेटी होती है। आज इस खातून के साथ ये हादसा पेश आया। अगर खातियों की हौसला अफजाई की गई तो कल दीगर घरानों की इज्जत पर भी हाथ डाला जा सकता है। मुकामी अफराद ने इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करने और खातियों को दर्दनाक सजा दिलाने का मुतालबा किया ताकि हर मजहब व तबके की माँ बेटियाँ ऐसे सफाक अफराद से महफूज रह सके। अच्छा, 2 जनों थे, तीसरा 2 जनों पकड़े, अकेला निकालना कि नहीं निकाला, अकेला यहाँ पकड़ के यहाँ पकड़ा। अच्छा, गलत काम कर रहा था। अच्छा, दूसरा हंस रहा था, छोड़ रहे ने मेरे अम्मी को बाहर निकाल दिया। अच्छा, फिर अम्मी को चीख मारी तो उन्होंने चले गए। फिर बाद में मेरे भाई को फोन लगा के बोले। कितने थे उन्होंने? 3 जने थे। अच्छा, साथ में तुम्हारे लेडीज थे क्या? मेरे अम्मी थे, वालिदा थे हमारे। अंदर वो रूम में थे जहाँ पर टेस्ट कर रहे थे? हकाल दिए भाई। तुम्हें बाहर भेज दिएगी? छोड़ रहे नहीं मेरे को। उन लोग कितने थे? तीनों थे उन्होंने। अकेला बैठे वाला था, पाँव पे पाँव रख के। अच्छा, अकेला यहाँ पकड़ के यहाँ ये कर रहा था। अच्छा, फिर अकेला बोले तो हाथ नहीं छोड़ रहा था, गच पकड़ लिए, मुंह को दबा रहे। हमारे वालिदा को बाहर निकाल दिए। फिर हमारे भाई उनको बुलाए हम। तो रूम में अकेले थे कि उन्होंने तीनों थे? उन्होंने तीनों थे। సంఘటన గురించి చెప్తాను మిత్రులారా, అందరు గమనించారు. మా తోటి సిబ్బంది పైన కూడా ఈ విధంగా ఎన్నోసార్లు దాడులు జరిగినాయి కానీ ఎటువంటి పరిష్కారం జరగలేదు. ఈరోజు ఎందుకు ఖండిస్తుంటే తీవ్రంగా ఈరోజు జరిగిన సంఘటన బ్లడ్ రాలేదు, శాంపుల్ అని లోపల చూపించిన తర్వాత నాతోటి ఉన్న లేడీ టెక్నీషియన్ కవిత గారు కూడా పక్కన ఉండగా కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా దాడి పోయి పేషెంట్ బయటకు పోయేసి 20 మందిని జమ చేసుకొని ల్యాబ్లోకి వచ్చి విపరీతమైన దాడి చేసి నేను అడ్డుకున్నా కానీ తమ్ముడు ఏమైంది క్యావు అని అంటే కూడా పక్కకు తోసేసి విపరీతంగా కొట్టడం జరిగింది. ఈ వీధిని మేము విధిలో ఉండగా కూడా మాపై దాడి జరిగిందంటే ఇలాంటి మేము కరోనాలో కూడా మా ప్రాణాలను బరితెగించి మా కుటుంబాలను కూడా వదులుకొని మీ ప్రజల కోసం ఎంతో సాయం చేసినా కూడా ఈరోజు ఎటువంటి గుర్తింపు రాలేదు. మరి దీనికి కారణం ఎవరు? ఎందుకు ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి? 1996 लेबर एक्ट के तहत रियासती हुकूमत लेबर कॉरपोरेशन की बाइख्तियार कमेटी में मजदूरों के नुमाइंदों को शामिल करे और सीनियरिटी के लिहाज से लेबर कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाए। बोधन में तामीरी मजदूरों के अलावा दीगर तंजीमों के कायदीन का मुश्तरका इजलास डिवीजन सेक्रेटरी श्रीनिवास ने मुतालिबात पेश किए। बोधन में मजदूरों और मिस्त्रियों की यूनियन BNRKS का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ यूनियनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास की गर्ज गायत से वाकिफ करवाते हुए डिवीजन सेक्रेटरी श्रीनिवास ने बताया कि लेबर ऑफिस की जानिब से लेबरों को कार्ड्स की इजराई में टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है ताकि गरीब लेबर्स हुकूमती मराज से इस्तेफादा ना कर सके। इसके अलावा सीनियर लेबर्स को भी नए कार्ड्स इजरा करने की बात कही जा रही है, जिससे इनकी सीनियरिटी मुतासिर होती है। 10-15 साल से काम करते हुए आने वाले लेबरों को नए कार्ड्स जारी करना इंतही नामुनासिब बात है और सरासर हक तलफी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर नए कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाए और साथ ही पुराने लेबर्स को इनकी सीनियरिटी के लिहाज से कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाए और लेबर यूनियन को इनके दफ्तर और कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए अराजी की फराहमी अमल में लाई जाए, क्योंकि इससे कबल MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इनको इजलास हॉल और दफ्तर की तामीर के लिए एक कित्ता अराजी फराहम करने का तयख्खुन दिया था। श्रीनिवास ने मुतालबा किया कि लेबर्स को जो हकीकी गरीब व मुस्तहिक होते हैं इनको डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाए और रियासती हुकूमत के पास मौजूद मजदूरों के डाटे को सही किया जाए। श्रीनिवास ने दावा किया कि रियासत में करीब 40 लाख मजदूर है, लेकिन हुकूमत के पास महज 20 लाख का ही डाटा मौजूद है। लेबर ऑफिसर की मनमानी और धांधली की वजह से कई लेबर का रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद नहीं है। श्रीनिवास ने मजीद इल्जाम आयद करते हुए कहा कि लेबर ऑफिसर मजदूरों के नाम पर अपने करीबी अफराद को लेबर कार्ड्स की इजराई अमल में ला रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि रियासती लेबर कॉरपोरेशन में रियासती वजीर और आला लेबर ओहदेदार के साथ साथ मजदूरों के नुमाइंदे को भी इस कॉरपोरेशन की बाइख्तियार कमेटी में शामिल किया जाए, जिसका 1996 लेबर एक्ट के तहत ठोस तयख्खुन दिया गया। लिहाजा हुकूमत 1996 एक्ट पर अमलावरी करते हुए लेबर्स के नुमाइंदों को इस कमेटी में शामिल करे। इस प्रोग्राम में BNRKS के सदर सुब्बर राव, इलेक्ट्रिशियन यूनियन के कायद अब्दुल खादर, सैनिटेशन यूनियन के कायद महबूब, पेंटिंग यूनियन के सदर कनकर राजू, प्लम्बर्स यूनियन के कायद अब्दुल हफीज के अलावा गांधी भी मौजूद थे।
30,000 పైచిలకు ఓటు బ్యాంక్ కలిగిన ఏకైక కార్యక్రమ సంస్థ ఏదంటే ఒక భవన నిర్మాణ రంగాల కార్మిక సంస్థే. కాబట్టి దయచేసి మిత్రులారా అందరూ కూడా ఆలోచించండి. మనమంతా మనకి కులము, మతము, వర్ణము, చిన్న పెద్ద ఎటువంటి తేడాలు లేవు. అందరం కార్మికులము, భవన నిర్మాణ కార్మికులము. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మన బోధన పట్టణమే కావచ్చు, అసెంబ్లీ కావచ్చు, పార్లమెంట్ కావచ్చు, గుళ్ళు కట్టాము, బడులు కట్టాము, అన్నీ మనమే సుందరంగా తీర్చిదిద్దాము. కానీ మనకి ఈరోజు ఎక్కడ చాలామందికి ఇల్లు లేనటువంటి పరిస్థితి. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కేటాయిస్తే అన్ని ప్రజాప్రతినిధుల అనుకూల వర్గానికే వెళ్ళిపోతున్నాయి. 14 अगस्त को हनुमकुंडा में बॉम्ब सेफ का एक अहम प्रोग्राम, प्रोफेसर वमन मिश्रम और जी प्रेम कुमार की शिरकत। एक वसीतर मंसूबाबंद और सियासी अज़ाइम पर गौर व खौज किया जाएगा और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। निजामाबाद के कायदीन ने दलित व मुस्लिम अहबाब से शिरकत की ख्वाहिश की। दलित व गिरिजन तबकात की नुमाइंदा दानिशवरान तंजीम बॉम्ब सेफ का एक सहाफत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसे मुखातिब करते हुए बॉम्ब सेफ कायदीन और MPJ रहनुमा शेख हुसैन ने बताया कि समाज के कुचले व पिछड़े हुए तबकात के मसाइल और दिगर कई अहम मुतालिबात को लेकर 14 अगस्त को अम्बेडकर भवन हनुमकुंडा में एक अहम इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बॉम्ब सेफ के कौमी सदर वामन मिश्रम और भारतीय मुक्ति मोर्चा के कौमी जनरल सेक्रेटरी जी प्रेम कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि दीगर कई अहम कायदीन भी इस अहम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इस प्रोग्राम में कई अहम बातों को क़तईयत दी जाएगी और एक ठोस व मुस्बित लाहेअमल तय किया जाएगा और हुकूमत को मुतालिबात पेश करते हुए मसाइल की एकसुई और मुतालिबात की तकमील पर जोर दिया जाएगा। इन कायदीन ने दलित व मुस्लिम बरादरी से बकसरत शिरकत की अपील की। प्रेस मीटिंग बॉम्ब सेफ का 9th स्टेट कन्वेंशन 14 अगस्त को वारंगल हनुमकुंडा डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया है। इस बॉम्ब सेफ जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन SC ST BC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ का एम्प्लॉयज़ का ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन एजुटेशनल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस। एक दिवसीय इस सम्मेलन में 2 सेशंस में SC ST BC माइनॉरिटीज़ के बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा, प्रबोधन होगा। समाज के बहुत सारे डिग्निटीज़, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल एरिया में जो वर्क करने वाले सोशल वर्कर्स, बहुत सारे लोग इसमें गेस्ट स्पीकर में बुलाए गए हैं। బాంబ్ సేఫ్ మరియు రాష్ట్రీయ మూల నివాసి సంఘ్ యొక్క 9వ రాష్ట్ర మహాసభలు హన్మకొండలో 14 ఆగస్టు డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ భవన్లో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి అన్ని జిల్లాలలో 33 జిల్లాలలో కూడా అందరినీ ఆహ్వానించడానికి పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాం. దీంట్లో భాగంగానే మిర్యాలగూడ, సూర్యాపేట, నల్గొండ, అటు కరీంనగర్, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల అవన్నీ చూసుకొని మంచిర్యాల, జగిత్యాల, దాని తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే బాంబ్ సేఫ్ రాష్ట్ర మహాసభలలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా బాంబ్ సేఫ్ మరియు రాష్ట్రీయ మూల నివాసి సంఘ్ యొక్క దేశవ్యాప్త ఉద్యోగస్తుల ఆర్గనైజేషన్ ఈ యొక్క SC ST BC మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి నేషనల్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతుందో బాంబ్ సేఫ్, దీని 9వ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహాసభ వరంగల్లోని హన్మకొండలో అంబేద్కర్ భవన్లో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. ये आज जो है ना जो पोस्टर इनॉग्रेशन बॉम्ब सेफ और जो है ना राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की जानिब से एक पोस्टर इनॉग्रेशन किया गया है। 14 अगस्त 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा जो ना क्या है स्टेट कॉन्फ्रेंस होने वाला है और ये बॉम्ब सेफ जो है कि तकरीबन करीब जो है ना कि 40 साल से भारत में काम कर रहा है। यानी SC ST BC माइनॉरिटी के हुकूक जो पामाल हो रहे हैं उसके हुकूक के लिए इंसाफ दिलाने की वजह से मुसलसिल ये तंजीम कोशिश कर रही है भारत के अंदर और ख़ास तौर पे दस्तूर बचाओ और जो ना क्या मुल्क बचाओ बोल के बड़ी तहरीक जो ना चला रहे हैं लोग ख़ास तौर पे। अगर जो ना क्या है इस तरह के जो ना क्या है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और दलित वगैरह दीगर जो ना पसमानदा तबक़ात है
इनके जो है ना राइट्स हुकूक पामाल हो रहे हैं। अगर इनके राइट्स अगर हुकूक नहीं मिले तो आने वाले दिनों में जो है ना क्या है बहुत बड़ी मुश्किल जो है ना दुश्वारी पेश आने वाली है। फाइनेंस कंपनी की अक़सात अदा न करने पर कंपनी ने मकान पर तहरीर करवा दिया कि ये मकान मॉर्गेज हो चुका है। इस मकान के मालिक मोहन ने बताया कि उसने 3 लाख कर्ज लिया था और 20 माह बाकायदगी से किस्त अदा करता रहा, मगर कारोबार में नुकसान की वजह से 6 माह से किस्त अदा न कर सका। इसने पुलिस में शिकायत के अज़ाइम का इजहार किया। नवीपेट मंडल के मौजे कमलापुर में एक शख्स के मोहन ने एक फाइनेंस कंपनी से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया। उसका मंसूबा था कि वो इस कर्ज की रकम से मवेशी खरीदकर इनकी परवरिश करेगा और इनके जरिए अपना गुजारा करेगा, लेकिन बादिजा उसको इस कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ा। कारोबार में दिवालिया हो जाने के बाद मोहन ने कर्ज के अक़सात अदा करने बंद कर दिए, जिस पर अचानक ही इस फाइनेंस कंपनी के जिम्मेदारान ने उसके मकान पर बड़े हरफों में ये तहरीर लिखवा दी कि ये मकान मॉर्गेज कर लिया गया है और ये मकान फाइनेंस कंपनी का है। इस तहरीर से परेशान मोहन ने कहा कि पूरे गांव में उसकी जबरदस्त बेइज्जती हुई है। मोहन ने बताया कि उसने 20 माह तक मुसलसिल फाइनेंस कंपनी की अक़सात अदा किए, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से कारोबार में नुकसान की वजह से अक़सात की अदायगी में ताख़िर हुई है, जिस पर कंपनी ने यह तहरीर इसके मकान पर लिखवा दी, जिसके खिलाफ वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगा। నేను గుర్రాల మోహన్ కమలాపూర్ మాది నేను పశువుల కొనుగోలు కోసము వెరిటాస్ ఫైనాన్స్లో ఇల్లు తనఖా మీద రుణాన్ని తీసుకున్నాం అన్నట్టు. తీసుకున్న తర్వాత 2 సంవత్సరాల దాకా కంటిన్యూగా చెల్లించగలిగిన. కాకపోతే దాంట్లో పరిశ్రమ అంటే వ్యాపారంలో బాగా తీవ్ర నష్టాల వల్ల అసలు చెల్లించలేకపోయినా. మిగతా ఈఎంఐ గత 4 నెలల నుంచి వరుసగా కట్టడం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి పూర్తిగా నష్టాలు వెళ్ళిపోయినా కాబట్టి అసలు కుటుంబం గడిచే పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి నేను బాగా ఇబ్బందుల పాలవుతున్నా. దాని గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈఎంఐ చెల్లించాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెల్లించాల్సిందే అని వాళ్ళు మరి వెరిటాస్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఎంత లేదని చెప్పినా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కట్టాలని చెప్పి మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇంత ముందు మా ఇంటికి పెయింట్ కూడా వేసిపోయారు. ఇంకా వాళ్ళ వేధింపులు తట్టుకోలేక మా పరిస్థితి అసలు ఏం చేయాలో ఆగమ్మ గోచరంగా తయారైపోయింది. भैंसा में एक मुस्लिम खातून पर जिनसी हमला, अफराद खानदान ने खातियों को ज़दोकोब किया। बाद सियासी पार्टियां खातियों की तायद में एहतजाज पर उतरी। हुज्जाज इकराम की सादत हज के हसूल के बाद वापसी, जिला मुस्तकर पर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अहमद अब्दुल अजीम ने कहा कि सादत हज के बाद हाजी गुनाहों से पाक हो जाता है। इस मकान को मॉर्गेज कर दिया गया। कर्जदार के मकान पर फाइनेंस कंपनी की तहरीर। मुतासिरा शख्स ने बताया कि उसने 20 माह तक किस्तें अदा की और अब माली मुश्किलात का शिकार है। 1996 लेबर एक्ट के तहत मजदूरों के नुमाइंदों को बाइख्तियार सरकारी कमेटी में शामिल किया जाए और लेबर्स के दीगर मसाइल की एकसुई की जाए। बोधन में इजलास से लेबर कायद का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात। तब तक के लिए